रनिंग वाटर, ग्राउंड वाटर, ग्लेशियर्स, वेव्स एंड विंड्स ऐसे जियोमॉर्फिक एजेंट्स हैं जो टाइम के साथ इरोजन और डिपोजिशन के जरिए हमारे अर्थ के सरफेस पर चेंजेस लेकर आते हैं। बट कैसे? तो अभी तक लास्ट कुछ वीडियोस में हम रनिंग वाटर और ग्राउंड वाटर से बनने वाले लैंडफॉर्म्स के बारे में डिटेल से जान चुके हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे ग्लेशियर्स और ग्लेशियर्स के मूवमेंट से क्रिएट होने वाले इरोजनल लैंडफॉर्म्स के बारे में। बट शुरुआत करेंगे ग्लेशियर से रिलेटेड कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन से। So let's start. A glacier is a large, slow-moving mass of ice formed from compacted snow. It acts like a frozen river of ice that moves downhill due to its weight. Means glacier से हमारा मतलब है धीरे धीरे मूव करने वाली आइस की शीट जो बनती है जमे हुए स्नो से। बेसिकली ये जमी हुई रिवर की तरह होती है जो अपने बहुत ज्यादा वेट की वजह से नीचे की तरफ मूव करती रहती है। बट ये ग्लेशियर्स बनते कैसे हैं? तो इतना तो हम सब जानते हैं कि इनका फॉर्मेशन होता है ठंडे एरियाज में, जहां टेम्परेचर कम होने की वजह से आइस पूरी तरह मेल्ट नहीं हो पाती है और टाइम के साथ इन ठंडे इलाकों में स्नोफॉल की वजह से स्नो की लेयर्स जमा होती रहती हैं। ऐसा लगातार होने से स्नो की अपर लेयर नीचे वाली लेयर को प्रेस मींस उस पर दबाव डालती रहती है, जिस वजह से वो स्नो आइस में टर्न हो जाती है। दिन जब इस आइस की थिकनेस 30 मीटर या उससे ज्यादा हो जाती है तो ग्रेविटी की वजह से आइस की ये शीट्स धीरे धीरे नीचे की तरफ मूव करने लगती हैं। तो ये थी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट ग्लेशियर्स। अब अगर आपकी बुक पर आए तो masses of ice moving as sheets over the land, continental or Piedmont glaciers. If a vast sheet of ice is spread over the plains at the foot of mountains, मीन्स अगर आपने माउंटेन्स को देखा हो तो कई बार माउंटेन्स के फुट पर यानी प्लेन एरियाज आने पर आइस की बहुत बड़ी बड़ी शीट्स स्प्रेड हो जाती हैं और प्लेन्स पर स्प्रेड होने वाली आइस की इसी शीट को कहा जाता है कॉन्टिनेंटल या पिडमॉन्ट ग्लेशियर। इसके अलावा लीनियर फ्लोज डाउन द स्लोप्स ऑफ माउंटेन्स इन ब्रॉड ट्रफ लाइक वैलीज आर कॉल्ड ग्लेशियर्स। मीन्स आपने माउंटेन्स के स्लोप्स को स्नो से कवर देखा होगा या कई बार तो माउंटेन रेंजेस के बीच से इस तरह की वैलीज में आइस की शीट्स फ्लो करती है, तो इसे ही कहा जाता है माउंटेन या वैली ग्लेशियर। अब जरा इस इमेज को देखते हैं। ये माउंटेन्स पूरी तरह आइस की शीट से कवर हैं, जिसे ग्लेशियर कहा जाता है। अब आइस जो फ्लो करती है इन माउंटेन्स के स्लोप या वैलीज के बीच से, बेसिकली इस तरह की वैली को ही कहा जाता है ट्रफ, और यहाँ से फ्लो होने वाले ग्लेशियर्स को कहा जाता है माउंटेन या वैली ग्लेशियर्स। अब हमें देखने पर लगता है कि ग्लेशियर्स मूव नहीं करते हैं, बट एक्चुअल में ये ग्लेशियर्स स्लोली मूव करते रहते हैं। अब माउंटेन रेंजेस के बीच में हमें बहुत सी इस तरह की ट्रफ लाइक वैलीज देखने को मिलती हैं, जहाँ स्लोप्स या ऊपर से आइस फ्लो करते हुए इन वैलीज में पहुंचती है, और इन वैलीज में से फ्लो करते हुए जब ग्लेशियर्स एंटर करते हैं प्लेन्स में तो वो कुछ इस तरह का शेप बनाते हैं। मेनली जब एक छोटे से रास्ते से आइस बाहर आती है तो प्लेन्स आने पर वो फैलना शुरू कर देती है और फैलने पर इस तरह का शेप बनाती है, जिसे कहा जाता है पिडमॉन्ट या कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर। अब अगर ग्लेशियर के मूवमेंट की बात करें तो द मूवमेंट ऑफ ग्लेशियर इज स्लो अनलाइक वाटर। मींस टेम्परेचर बढ़ने पर ये ग्लेशियर्स नीचे से मेल्ट होने लगते हैं और इनके मेल्ट होने से पानी इन ग्लेशियर्स के नीचे लुब्रिकेंट का काम करता है, मींस जो इन ग्लेशियर को आगे खिसकने में हेल्प करता है, जिस वजह से ये ग्लेशियर्स मूव करते हैं। बट इनका मूवमेंट पानी जितना तेज नहीं होता है। इनका मूवमेंट एक दिन में कुछ सेंटीमीटर या कुछ मीटर या इससे भी कम हो सकता है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि ग्लेशियर्स नीचे की तरफ क्यों मूव करते हैं, तो इनके मूव होने का रीजन है फोर्स ऑफ ग्रेविटी। पर कैसे? कई बार टेम्परेचर बढ़ने या ग्लेशियर्स के भारी वजन और ग्रेविटी नीचे की तरफ प्रेशर डालती है और यही प्रेशर नीचे वाली बर्फ को मेल्ट कर देता है, और मेल्ट हुआ ये पानी, जैसे कि हमने पहले भी कहा, लुब्रिकेंट का काम करता है जो ग्लेशियर्स को आगे की तरफ मूव करने में हेल्प करता है। और कई बार इसी प्रेशर की वजह से ग्लेशियर्स के नीचे वाली चट्टानें टूटने लगती हैं, जिससे हमें देखने को मिलता है लार्ज अमाउंट में इरोजन। बेसिकली आइस की बड़ी सी शीट जब नीचे की तरफ मूव करती है तब आइस का ये वेट क्रिएट करता है फ्रिक्शन, और इसी फ्रिक्शन की वजह से होता है इरोजन। और इस इरोजन में लैंड से मटेरियल प्लग यानी उखड़कर ग्लेशियर्स के साथ नीचे की तरफ मूव करता है। मेनली इस मटेरियल में शामिल होता है लार्ज साइज एंगुलर ब्लॉक और छोटे छोटे रॉक्स, जिन्हें फ्रैगमेंट्स कहा जाता है। अब जब ये ग्लेशियर्स इन वैलीज में से मूव करते हैं तब ये अपने बहुत ज्यादा वेट की वजह से
इन वी शेप्ड वैलीज के साइड्स और बॉटम में क्रिएट करते हैं एब्रेशन, यानी इन वैलीज को और ज्यादा इरोड कर देते हैं, जिस वजह से ये वैलीज और ज्यादा वाइड और डीप हो जाती हैं और ग्लेशियर्स के इसी इरोजन से वी शेप्ड वैलीज कन्वर्ट हो जाती हैं यू शेप्ड वैलीज में। अब आगे चले तो ग्लेशियर्स कैन कॉज सिग्निफिकेंट डैमेज टू इवन अनवेदर्ड रॉक्स एंड कैन रिड्यूस हाई माउंटेन्स इनटू लो हिल्स एंड प्लेन्स। इसका मतलब है कि कई बार ये ग्लेशियर्स अनवेदर्ड मटेरियल यानी ऐसे मटेरियल को भी इरोड करते हैं जिसकी वेदरिंग नहीं हुई है और इसी वजह से हाई माउंटेन्स लो हिल्स या प्लेन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि जैसे जैसे ग्लेशियर्स मूव करते हैं वैसे वैसे इन माउंटेन्स के स्लोप्स पर से डेब्रिस रिमूव होते रहते हैं और इन डेब्रिस के लगातार रिमूव होने से इन स्लोप्स का इरोजन होने लगता है और इस प्रोसेस के लगातार होने से एक टाइम ऐसा आता है जब ये स्लोप्स पूरी तरह रिड्यूस हो जाते हैं। देन ये स्लोप्स इरोजन की वजह से चेंज हो जाते हैं लो हिल्स और आउटवॉश प्लेन में, जिस वजह से अब इन प्लेन्स पर इरोजन की जगह होता है डिपोजिशन। अब अगर हम हमारी कंट्री की बात करें तो हमारी कंट्री में हमें ग्लेशियर्स देखने को मिलते हैं हिमालयाज में, जैसे कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इन ग्लेशियर्स के सिग्निफिकेंस क्या है, तो ग्लेशियर सोर्स है पेरेनियल रिवर्स का, मींस जिनमें साल भर पानी रहता है, जैसे कि भागीरथी रिवर जो ऑरिजिनेट होती है गंगोत्री ग्लेशियर के गौमुख से। सेम इसी तरह अलकनंदा रिवर को पानी मिलता है अलकापुरी ग्लेशियर से। अब भागीरथी और अलकनंदा रिवर एक दूसरे को ज्वाइन करते हैं देवप्रयाग में और इनके मिलने के बाद ही इस रिवर को कहा जाता है गंगा रिवर। हम इंडिया से फ्लो होने वाली रिवर्स के बारे में ऑलरेडी चैप्टर ड्रेनेज सिस्टम में डिटेल से जान चुके हैं। अगर आपने अभी तक ये चैप्टर नहीं देखा है तो आप आई बटन पर दिए गए वीडियो पर जाकर देख सकते हैं। तो ये था हमारा टॉपिक ग्लेशियर्स। हमने देखा कि जब ग्लेशियर्स मूव करते हैं तब वो बहुत से मटेरियल को इरोड कर देते हैं और इसीलिए हम आगे जानेंगे ग्लेशियर से बनने वाले इरोजनल लैंड फॉर्म्स के बारे में। इरोजनल लैंड फॉर्म्स, इन इरोजनल लैंड फॉर्म्स में शामिल है सर्क, हॉर्न एंड सैरेटेड रिजेस एंड ग्लेशियल वैलीज। सबसे पहले जानते हैं सर्क के बारे में। ग्लेशिएटेड माउंटेन्स में पाए जाने वाला सबसे कॉमन लैंडफॉर्म है सर्क। यहाँ ध्यान दीजिए, हमने कहा ग्लेशिएटेड माउंटेन्स मींस ये केवल उन माउंटेन्स पर फॉर्म होते हैं जो ग्लेशियर से कवर होते हैं। पर क्यों? तो ग्लेशिएटेड माउंटेन्स में लाया करते हैं ग्लेशियर्स और इन ग्लेशियर्स के मूव करने से होता है इरोजन और इस इरोजन से जो लैंडफॉर्म्स क्रिएट होते हैं उनमें से एक है सर्क। जैसे कि इंडिया में सर्क का फॉर्मेशन होगा हिमालयाज में, वेस्टर्न या ईस्टर्न घाट्स पर नहीं। द सर्क्स क्वाइट ऑफन आर फाउंड एट द हेड्स ऑफ ग्लेशियल वैलीज। मेनली सर्क का फॉर्मेशन होता है माउंटेन्स के ऊपरी हिस्सों पर। माउंटेन्स के स्लोप्स पर जब ग्लेशियर्स फॉर्म होते हैं देन ये ग्लेशियर्स इन स्लोप्स पर से नीचे की तरफ मूव करते हैं, तब इस मूवमेंट से क्रिएट होता है फ्रिक्शन और इसी फ्रिक्शन की वजह से ग्लेशियर्स अपने रास्ते में आने वाले रॉक्स को घिसता है या उन्हें डीपली कट कर देता है और माउंटेन्स में बनने वाले इन्हीं डीप कट्स को कहा जाता है सर्क। इसीलिए कहा गया है द एक्यूमुलेटेड आइस कट्स दीज सर्क्स व्हाइल मूविंग डाउन द माउंटेन टॉप एज वेल एज दे आर डीप, लॉन्ग एंड वाइड ट्रफ or basins with very steep concave to vertically dropping high walls at its heads as well as sides। अब जरा इमेज को देखिए, तो ये है ग्लेशियर जो अपने स्लोप्स की डायरेक्शन में मूव करेगा। जब ये मूव करेगा तब ये अपने बेड के साथ साथ साइड्स को भी इरोड करता है, इसीलिए ये सर्क काफी डीप, लॉन्ग और वाइड होते हैं और इनके साइड्स की वॉल काफी हाई और स्टीप होती हैं। मेनली इन सर्क का शेप कई बार एक बाउल जैसा होता है जो कुछ इस तरह डिप्रेशन की तरह दिखाई देता है। जब ये डिप्रेशंस ग्लेशियर से फिल रहते हैं तब इन्हें कहा जाता है सर्क। बट टेम्परेचर बढ़ने पर जब ये ग्लेशियर्स मेल्ट हो जाते हैं तब ये डिप्रेशंस पानी से फिल हो जाते हैं और वाटर से फिल होने के बाद इन डिप्रेशंस को कहा जाता है सर्क लेक या टार्न लेक। अब हमारा दूसरा इरोजनल लैंडफॉर्म है हॉर्न्स एंड सैरेटेड रिजेस। Horns form through a headward erosion of the cirque walls. If three or more radiating glaciers cut headward until their cirque meet high, sharp pointed and steep sided peaks called horns form। अभी हमने जाना सर्क के बारे में, इसी से रिलेटेड दूसरा इरोजनल लैंडफॉर्म है हॉर्न। सर्क और हॉर्न दोनों इंटर रिलेटेड है क्योंकि जब ग्लेशियर्स नीचे की तरफ मूव करते हैं तब क्रिएशन होता है सर्क का। अब मान लीजिए अगर एक ही माउंटेन के 3 या उससे ज्यादा साइड्स पर सर्क्स बन जाते हैं
तब उनके बीच एक पतली सी स्टीप सी वॉल बन जाती है और टाइम के साथ लगातार इरोजन होने की वजह से माउंटेन की पीक काफी ज्यादा शार्प और पॉइंटेड हो जाती है और इसी को कहा जाता है हॉर्न। अब इस इमेज को देखते हैं। मान लीजिए इस माउंटेन के इस साइड पर सर्क बना है, सेम इसी तरह इसके दूसरे साइड पर भी, और इसी तरह अगर इसके बैक साइड पे भी सर्क बना होगा तो इस माउंटेन के हेड, जिसे हम पीक कहते हैं, वो इरोजन की वजह से काफी शार्प और पॉइंटेड हो चुकी है और इसी पॉइंटेड पार्ट को कहा जाता है हॉर्न। एग्जाम्पल, यूरोप में लाया करने वाला एल्प्स की हाईएस्ट पीक है मैटरहॉर्न और हिमालयस की हाईएस्ट पीक है माउंट एवरेस्ट। इन दोनों पीक या हॉर्न्स का फॉर्मेशन लगातार होने वाले इरोजन की वजह से या कहा जा सकता है सर्क बनने से हुआ है। अब अगर सेरेटेड रिजेस की बात करें तो माउंटेन्स की वो वॉल जो इन सर्क्स को डिवाइड करती है, ये वॉल्स लगातार इरोजन की वजह से और ज्यादा नैरो हो जाती है और इन्हीं सॉ टूथ्ड मींस इन रिजेस पर बनी इन जिगजैग शेप को कहा जाता है एरेटस या सेरेटेड रिजेस। हमारा लास्ट इरोजनल लैंडफॉर्म है ग्लेशियल वैलीज या ट्रफ्स। ग्लेशिएटेड वैलीज आर ट्रफ लाइक and U-shaped with broad floors and relatively smooth and steep sides. ग्लेशियल वैली जिसे ट्रफ भी कहा जाता है, ये वैलीज जैसा कि हमने पहले भी कहा था U-shaped होती हैं, जिनका फ्लोर काफी ब्रॉड और स्मूथ और इनके साइड्स काफी ज्यादा स्टीप होते हैं। बेसिकली इसे कुछ इस तरह समझिए, जब हमने रिवर सिस्टम के बारे में जाना था तब हमने देखा था कि बहुत सी छोटी छोटी रिवर्स ज्वाइन करती हैं एक मेन रिवर को। सेम इसी तरह ग्लेशिएटेड माउंटेन्स के हेड पर फॉर्म्ड होते हैं सर्क, जिनका फॉर्मेशन ग्लेशियर्स के मूवमेंट के कारण होता है। अब इन ग्लेशिएटेड माउंटेन्स में हमें बहुत से सर्क या वैलीज देखने को मिलती हैं और ये छोटी छोटी वैलीज ज्वाइन करती हैं एक बड़ी या मेन वैली को। इन वैलीज का शेप पहले तो वी शेप्ड होता है, बट जैसे जैसे इन वैलीज में से ग्लेशियर्स मूव करते हैं तब इन वैलीज का लगातार इरोजन होने की वजह से ये वैलीज चेंज हो जाती हैं यू शेप्ड वैली में। द वैलीज में कंटेन लिटर डेब्रिस और डेब्रिस शेप्ड एज मोरेन्स विद स्वैम्पी अपीयरेंस। मींस जब ग्लेशियर्स मूव करते हैं तब वो अपने नीचे वाली रॉक्स को उखाड़ देते हैं, इसीलिए इन वैलीज में हमें बहुत से डेब्रिस और मोरेन्स देखने को मिलते हैं। मोरेन्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से जानेंगे। साथ ही जब सर्क्स का फॉर्मेशन होता है तब इस प्रोसेस में भी माउंटेन्स का काफी ज्यादा इरोजन होता है, इसीलिए वो इरोडेड मटेरियल भी इस मेन वैली में आकर डिपॉजिट हो जाता है और इसी वजह से इन वैलीज का अपीयरेंस काफी ज्यादा स्वैम्पी मींस दलदली हो जाता है। देयर मे बी लेक्स गेज्ड आउट ऑफ अ रॉकी फ्लोर और फॉर्म्ड बाय डेब्रिस विद इन द वैलीज। मींस इन वैलीज में से जब ग्लेशियर्स आगे की तरफ मूव करते हैं तब इन वैलीज के फ्लोर पर से बहुत से रॉक्स उखड़ जाते हैं, जिस वजह से इन वैलीज के फ्लोर पर क्रिएट होते हैं डिप्रेशंस और इन डिप्रेशंस के फॉर्म होने से वैलीज के फ्लोर पर फॉर्मेशन होता है लेक्स का, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने पर ये ग्लेशियर्स मेल्ट हो जाते हैं और मेन वैलीज के ये डिप्रेशन फिल हो जाते हैं वाटर से। अब आगे चले तो इन वैलीज का एक और फीचर है हैंगिंग वैलीज। देयर कैन बी हैंगिंग वैलीज एट एन एलिवेशन ऑन वन और बोथ साइड्स ऑफ द मेन ग्लेशियल वैली। हैंगिंग वैलीज का मतलब है एक छोटी वैली जो बड़ी वैली से ऊपर लटकती हुई दिखाई देती है और इसीलिए इसे कहा जाता है हैंगिंग वैली। जैसे कि जब ग्लेशियर्स इन माउंटेन्स पर से मूव करते हैं तब वो इन माउंटेन्स को कट करते हुए एक डीप और वाइड यू शेप्ड वैली बना देते हैं। अब माउंटेन्स पर ऐसी बहुत सी छोटी छोटी वैलीज होती हैं जो ज्वाइन करती हैं मेन वैली को और इन छोटी छोटी वैलीज के अंदर होते हैं छोटे छोटे ग्लेशियर्स। अब ये छोटे छोटे ग्लेशियर्स बहुत ज्यादा इरोजन नहीं कर पाते हैं, इसीलिए ये वैलीज मेन वैलीज से काफी ज्यादा ऊंचाई पर होती है। टेम्परेचर बढ़ने पर जब ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं तब इन हैंगिंग वैली से मेन वैली में पानी गिरता हुआ दिखाई देता है, जिससे फॉर्मेशन होता है वाटरफॉल्स का। अब आपकी बुक में दी गई इस इमेज को देखते हैं। ग्लेशिएटेड माउंटेन्स में लाया करने वाले ये हैं सर्क्स या छोटी छोटी वैलीज। यहाँ से ग्लेशियर्स मूव करते हुए पहुंचते हैं इस मेन वैली में और इस मेन वैली से ऊपर हैंग करती हुई छोटी छोटी वैलीज को कहा जाता है हैंगिंग वैलीज। अब ये हैंगिंग वैलीज मेन ग्लेशियल वैली के एक साइड पर या दोनों साइड्स पर भी हो सकती हैं, एज वेल एज अगर आप इन स्मॉल वैलीज की ओपनिंग मेन वैली की तरफ से देखें तो ये ट्रायंगुलर शेप की दिखाई देती हैं। अब हम जानते हैं कि ग्लेशियर्स मेनली फॉर्म्ड होते हैं हाई लैटिट्यूड्स पर,
जहां टेम्परेचर काफी ज्यादा कम होता है। अब ऐसे ग्लेशियर्स जो लोकेटेड होते हैं सी या ओशियंस के नियर, वहां फॉर्म होते हैं फ्योर्ड्स, जैसे कि अंटार्कटिका। इस रीजन में भी जब ग्लेशियर्स मूव करेंगे तो लगातार इरोजन की वजह से क्रिएट होते हैं डिप्रेशन, और एक टाइम के बाद ये डिप्रेशन इतने ज्यादा बड़े हो जाते हैं जिस वजह से ये सी के वाटर से फिल हो जाते हैं, और सी के वाटर से फिल इन्हीं डिप्रेशंस को कहा जाता है फ्योर्ड्स। तो कुछ इस तरह फॉर्म्ड होती हैं ग्लेशियर वैलीज या ट्रफ्स। तो ग्लेशियर वैली से बनने वाले लैंडफॉर्म्स में हमने जाना सर्क्स, हॉर्न्स एंड सैरेटेड रिजेस और ग्लेशियर वैलीज के बारे में। इन ग्लेशियर वैलीज में हमने जाना हैंगिंग वैलीज और फ्योर्ड्स के बारे में। सो दिस वाज ऑल अबाउट ग्लेशियर्स एंड इरोजनल लैंडफॉर्म्स मेड बाय ग्लेशियर्स। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ग्लेशियर्स से बनने वाले डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स के बारे में। होप यू लाइक दिस वीडियो। फॉर मोर वीडियोस डू लाइक, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल।